है गाइस, तो हमारी पीटी 365 सोशल इश्यूज़ की मैगजीन चल रही थी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपना स्कूल एजुकेशन पढ़ लिया था, हायर एजुकेशन पढ़ लिया था। तो कुछ और मेजर प्रोविजंस भी थे, तो हम डिस्कस करते हैं फाइनेंसिंग एजुकेशन। तो अभी क्या है, सेंटर और स्टेट इकट्ठे काम कर रही है कि हम क्या कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ा के 6% ऑफ द जीडीपी करें। इसके अलावा हम कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे सो दैट हम क्या कर सके, जो प्राइवेट एक्टिविटीज़ या जो सपोर्ट कर सके, प्रमोट कर सके एजुकेशन सेक्टर में। ठीक है, मतलब कि किस तरह से हम लोगों को वेलफेयर एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में। इसके अलावा टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, जो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम है, एक एटोनॉमस बॉडी है, इसको क्रिएट किया जाएगा जो एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजी के यूज़ को क्या कर सकते हैं, उसके यूज़ पे जो आइडियाज़ है उसको एक्सचेंज कर सकते हो, सो दैट हम लर्निंग, असेसमेंट, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन को एनहेंस कर सके। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एजुकेशन के हर एक लेवल पे, चाहे एलिमेंट्री हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर एजुकेशन हो, हर एक जगह में क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे अप्रोप्रिएट वे में। एडल्ट एजुकेशन का मतलब क्या है, हमारा एम ये है कि हम क्या कर सकें, 100% यूज़ एडल्ट लिटरेसी अचीव करें, स्कूल्स को यूज़ करें, स्कूल्स कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ करें बियॉन्ड द स्कूलर्स। मतलब कि अगर स्कूल 2 बजे तक को लेते थे तो 2 बजे के बाद में हम क्या करें, स्कूल्स के कॉम्प्लेक्सेस को यूज़ करें, इवन की पब्लिक लाइब्रेरी स्पेस को यूज़ कर सकें फॉर एडल्ट एजुकेशन कोर्सेज। इसके अलावा हमें क्या करना है, क्वालिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शन बनाना है एडल्ट लर्निंग के लिए, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज हो गए, सेटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल्स हो गए, आईसीटी क्यूब लाइब्रेरीज होगी, एडल्ट एजुकेशन सेंटर हो गए, इन सबको हमें डेवलप करना है। ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन के लिए करना है, हमें कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ रिकमेंडेशन दी है, जिसमें हमें क्या करना है, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करना है, सो दैट हम क्या कर सकें, हर एक वक्त प्रिपेयर रहे कि हम अल्टरनेटिव वे में, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है, तो अल्टरनेटिव मोड में हम क्या कर सकें, क्वालिटी एजुकेशन लोगों तक प्रोवाइड कर सकें, जहाँ पे ट्रेडिशनल और इन पर्सन मोड ऑफ एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या करेंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक कंटेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग को क्रिएट करेंगे इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर बोथ स्कूल एंड द हायर एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन में क्या है, सभी जो प्रोफेशनल एजुकेशन है उसको हम इंटीग्रल पार्ट बनाएंगे हायर एजुकेशन सिस्टम का। इसमें जो स्टैंड एलोन टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ होगी, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़, लीगल एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, उनको हम क्या बनेंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड कल्चर, स्ट्रॉन्ग जो डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स हैं जो हमारी इंडियन लैंग्वेजेस में, लिटरेचर में या फिर जो क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट्स, म्यूजिक, फिलोसफी एक्सेट्रा, उनको हम लॉन्च करेंगे अक्रॉस द कंट्री। एंड डिग्रीज, इसमें मतलब कि सिंपल बात की कि 4 साल की या फिर इंक्लूडिंग जो 4 साल की बीएड की जो ड्यूल डिग्री है, उनको हम इन सब्जेक्ट्स में डेवलप करेंगे। हम क्या करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग जो लोकल आर्टिस्ट है, जो क्राफ्ट पर्सन है, उनको हायर करेंगे एज अ गेस्ट फैकल्टी, सो दैट हम अपने लोकल म्यूजिक, आर्ट और लैंग्वेज और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट कर सकें और स्टूडेंट्स को अवेयर करा सकें अपने कल्चर के बारे में, और हमारे जो इंडिया की जो लोकल नॉलेज है, जो रीजनल नॉलेज है, उनके बारे में बच्चों को अवेयर करा सकें। हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इवन कि हर एक स्कूल या स्कूल कॉम्प्लेक्स का हमारा एम है कि वहाँ पे हम एक आर्टिस्ट इन रेजिडेंस को क्या कर सके, मतलब कि लेके आ सके, सो दैट हम स्टूडेंट्स को एक्सपोज कर सके वहाँ की आर्ट के बारे में, क्रिएटिविटी और हमारा जो कंट्री का जो रिच ट्रेजर्स है उनके बारे में अपने बच्चों को बता सकें। हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स और डिग्रीज चलाएंगे, ट्रांसलेशन में, इंटरप्रिटेशन में, आर्ट एंड म्यूजियम, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्कियोलॉजी, इन सब में हाई क्वालिटी प्रोग्राम्स और डिग्रीज को क्रिएट किया जाएगा फॉर ईच ऑफ द लैंग्वेज। जो हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज मेंशन है, हर एक लैंग्वेज में हम क्या करेंगे, अकेडमिक्स को एस्टेब्लिश करेंगे, जिसमें सभी स्कॉलर्स होंगे, स्पीकर्स होंगे जो डिटरमिन करेंगे एक्यूरेट वोकैबुलरी फॉर द लेटेस्ट कंसेप्ट, एंड रिलीज करेंगे डिक्शनरीज ऑन द इंटरनेट बेसिस। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर द स्टेट प्रोजेक्ट, दैट इज स्टार्स प्रोजेक्ट। अभी के यूनियन कैबिनेट ने स्टार्स प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, किसके अंदर, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर। स्टार्स प्रोजेक्ट का एम क्या है, ये क्या करेगा, स्टेट्स को सपोर्ट करेगा कि किस तरह से वो क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकता है, इवेल्यूट कर सकता है, और अपनी जो इंटरवेंशंस का मतलब क्या है, स्टेट इंटरफेयर करके क्या करता है, कुछ वेलफेयर के लिए काम करता है। एंड इम्प्रूविंग इंटरवेंशंस विद डायरेक्ट लिंकेज, किस तरह से डायरेक्टली इंटरवेंट करके वो एजुकेशन आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, स्कूल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, कि वो क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजिकली वर्क कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं फॉर इम्प्रूव्ड लेबर मार्केट्स आउटकम। ओवरऑल जो फोकस है, जो कंपोनेंट है स्टार्स प्रोजेक्ट का, वो हमने क्या किया है, अलाइन कर दे के इनके साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव के साथ और क्वालिटी बेस्ड लर्निंग आउटकम। इस प्रोजेक्ट ने 6 स्टेट्स को कवर किया, नेमली हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल एंड उड़ीसा। ये जो आइडेंटिफाई करी हमने 6 स्टेट्स, उनको हम सपोर्ट करेंगे सो दैट हम वहाँ पे एजुकेशन की क्वालिटी क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। फाइन, एक मिनट, हाँ, अराउंड जो 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जिनकी 6 से 17 साल की हैं, 15 लाख स्कूल में, और इवन की जो 1 करोड़ टीचर्स को क्या मिलेगा, स्टार्ट प्रोजेक्ट से क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा।
फाइन। इट वुड बी इम्प्लीमेंटेड, इसको एज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मतलब कि सेंटर और स्टेट दोनों इसको शेयर करेंगे अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होगा वो शेयर होगी बिटवीन द वर्ल्ड बैंक एंड द पार्टिसिपेटिंग स्टेट, जो वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करेगा इन द फॉर्म रिजल्ट बेस्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द प्रोग्राम फॉर रिजल्ट। फाइन। स्टेट लेवल पे जो रिफॉर्म्स होंगे वो एक मिनट, हाँ, जो रिफॉर्म्स होंगे स्टेट लेवल पे वो इंश्योर करेंगे थ्रू अ सेट ऑफ डिस्बर्समेंट लिंक इंडिकेटर एंड अ स्टेट इंसेंटिव ग्रांट टू मीट डायरेक्ट प्रोजेक्ट रन। सिंपल बात ये है कि जो भी स्टेट लेवल पे रिफॉर्म हो रहे हैं उनको हम देखेंगे कि क्या ये हम उस हिसाब से स्टेट को क्या करेंगे, इंसेंटिव देंगे। इसका ये कि हम क्या करेंगे और इनिशिएटिव पे फोकस करें, जैसे पीएमई विद्या हो गया, फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी मिशन हो गया, नेशनल करिकुलर पेडालॉजिकल फ्रेमवर्क हो गया फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इसके अलावा हम क्या करेंगे, मल्टी ईयर फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे सो दैट जो इंडिया है वो ज़्यादा पार्टिसिपेट करे इन द पीसा। आपको पता है 2021 में इंडिया पार्टिसिपेट करेगा इन द प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। अब जरा आप ये देख सकते हो तो इन द बुक्स न्यूज है, स्टाफ प्रोजेक्ट के 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक तो है एट नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे। नेशनल लेवल पे करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो नेशनल डाटा सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो सपोर्ट करेंगे सो दैट वो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को क्या कर सके, स्कोर्स को इंप्रूव कर सके बाय, वो कैसे करेगा, वो स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करके स्टेट गवर्नेंस रिफॉर्म एजेंडा थ्रू स्टेट इंसेंटिव ग्रांट। इसके अलावा हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो एफर्ट्स हैं सो दैट वो नेशनल असेसमेंट सेंटर को एस्टेब्लिश कर सके, परख को जो हमने पढ़ा है उसको डेवलप कर सके, कॉन्टीजेंसी इमरजेंसी रिस्पॉन्स कंपोनेंट। तो इस तरह से नेशनल लेवल पे स्टार्ट के कुछ कंपोनेंट है। स्टेट लेवल पे हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथिंग करेंगे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फाउंडेशन लर्निंग को, लर्निंग असेसमेंट सिस्टम को इंप्रूव करेंगे, वोकेशनल एजुकेशन स्कूल्स में क्या करेंगे, स्ट्रेंथन करेंगे। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो खैर हमें पता है इसके बारे में। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने अनाउंस करा मोडिफिकेशन इन द पीएमआरएफ स्कीम। फाइन। इस स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो पीएमआरएफ स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था 7 साल के लिए, बिगिनिंग 2018 से 2019 में स्टार्ट किया था फॉर सो दैट हम अपनी जो इंडिया में क्वालिटी रिसर्च को इम्प्रूव कर सके इन वेरियस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी मतलब कि अपनी बीटेक के फाइनल ईयर में, एक मिनट गाइस, यस, इसके अंदर क्या जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी फाइनल ईयर कंप्लीट कर चुके हैं या फिर वो बीटेक में भी फाइनल ईयर में या फिर इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहे हैं या इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और वो किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, आईआईएससी, आईआईटीज, एनआईटीज, आईएससीआर या ट्रिपल आईटी से, वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं आईआईटी में। सिंपल बात ये कि आपको पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए पहले आपको बैचलर्स और मास्टर्स दोनों करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप किसी ऑलरेडी किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से बीटेक कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड एमटेक कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं। और इसमें आपको क्या मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, अट्रैक्टिव फेलोशिप मिलेगी, रिसर्च ग्रांट मिलेगा सो दैट हम क्या कर सकें, रिसर्च एरिया में बेस्ट टैलेंट को अट्रैक्ट कर सकें। इसका ये कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिसर्च को बूस्ट कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कुछ सर्टेन नोटिफिकेशन बनाए, ठीक है। अब आप देख सकते हो क्या है अभी तक, क्या है मोटिफिकेशन, क्या किया है, गेट स्कोर को रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर दिया टू 650 फ्रॉम 750 अपार्ट फ्रॉम द मिनिमम सीजीपीए ऑफ 8। सिंपल बात ये है कि आपका जो बीटेक है आपको ग्रेडिंग आती है तो उसमें आपका कम से कम सीजीपीए 8 तो होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका गेट स्कोर, गेट एग्जाम होता है, नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, अगर आपका 650 स्कोर आता है तो उसको रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। स्टूडेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एक्सपर्टी एक्सेप्ट आईआईसी, आईआईटीज, एनआईटीज के नाम, मतलब कि पहले सिर्फ इन्हीं इंस्टीट्यूट के जो बच्चे थे वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब किसी भी इंस्टीट्यूट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एनआईटीज हैं टॉप 25 इंस्टीट्यूशन में एज पर एनआईआर, वो भी क्या कर सकते हैं, ग्रांट हैं। लेटरल एंट्री अलाउड कर दी है अंडर जो स्टूडेंट्स हैं जो पीएचडी परस्यू करें पीआरएम पे, वो क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन को ग्रांट कर सकते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हम देख लेते हैं। MANF स्कीम, दैट इज मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप स्कीम है। ये क्या करता है, 5 साल की फेलोशिप प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट्स। मतलब सिंपल बात ये कि ये क्या करता है, जो स्टूडेंट 6 माइनॉरिटीज से बिलोंग करते हैं, हम रीजनल माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनको क्या करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कौन कौन से बच्चों को, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, पारसी से, कि वो अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू कर सके, एमफिल या पीएचडी को। मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स करते हैं, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं थ्रू द यूजीसी, दैट इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट एडमिशन। इसमें जो हम कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं वो किया जाता है JRF नेट एग्जाम के थ्रू, जो कंडक्ट किया जाता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। 2019-20 से पहले क्या था, तो मेरिट लिस्ट को प्रिपेयर करते थे ऑन द बेसिस ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट्स इन देयर पोस्ट ग्रेजुएट एग्जाम। सिंपल बात क्या है, लास्ट में क्या होता था, अगर किसी बच्चे को एमफिल या पीएचडी में एडमिशन लेना है तो हम उन बच्चों को आइडेंटिफाई करते थे कि उनकी जो मतलब कि जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है उनमें उनका कितना सीजीपी है, उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन अब हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं JRF नेट के बेसिस पे। नेक्स्ट है
प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई किसके द्वारा? ऑल इंडिया कोर्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा। इसको 2010 में स्टार्ट किया गया था। एम यही था कि हमें क्या करना है, जम्मू कश्मीर के यूथ और लद्दाख की यूथ की कैपेसिटी को बिल्ड करना है, उनको एजुकेट करके इनेबल करके एंड एम्पावर देम सो दैट वो अपने नॉर्मल कोर्स को कंप्लीट कर सकें। फाइन, कंपोनेंट है इसमें स्कॉलरशिप का, एकेडमिक फी है, मेंटेनेंस अलाउंस है। नेक्स्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अभी क्या रिसेंटली 15th एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को रिलीज किया, किसके द्वारा? एनजीओ प्रथम के द्वारा। तो गाइस आपको पता होना चाहिए एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को कौन रिलीज करते हैं? एनजीओ प्रथम। अब इस रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, वैसे हम हर साल करते हैं, लास्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। ये जो एक एनुअल सर्वे है जो क्या करता है, एनुअल एस्टीमेट प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन का स्कूलिंग, हर एक बच्चों का स्कूलिंग स्टेटस क्या है, उनका बेसिक लर्निंग लेवल क्या है, हर एक स्टेट का, हर एक रूरल डिस्ट्रिक्ट का हमारे इंडिया में। अर्बन एरियाज को कवर नहीं करता, तो यू शुड नो कि एनुअल स्टेटस एजुकेशन में अर्बन एरियाज को कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, स्कूलिंग स्टेटस को रिकॉर्ड किया जाता है वो बच्चे जो 3 से 16 साल के बीच में, या फिर जो बच्चे 5 से 16 साल के बीच में। हम देखते हैं कि क्या वो बच्चे सिंपल टेक्स्ट को पढ़ पाते हैं, या फिर जो बेसिक अर्थमेटिक है, मतलब कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये सब चीज़ें कर पाते हैं नहीं। 2015 के अलावा जो ASAR है वो हर साल कंडक्ट किया गया 2005 से। ASI को कंडक्ट किया जाता है बाय द वॉलंटियर्स फ्रॉम लोकल पार्टनर। ASR को फैसिलिटेट किया जाता है बाय एनजीओ प्रथम। 2017 में ASR ने क्या किया था, बियॉन्ड बेसिक्स फोकस पे किया गया था। मतलब कि हमें क्या करना है, सिर्फ बेसिक एबिलिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए, इवन की बियॉन्ड बेसिक एबिलिटी पे फोकस करना चाहिए। एक्सपीरियंसेस एंड एस्पिरेशन ऑफ यूथ, जो कि 14 से 18 साल की एज में। अब आप देख सकते हैं 2 सर्वे होते हैं, एक तो ASI सर्वे, एक होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। उन दोनों में क्या फर्क है? ठीक है, सबसे पहले तो ये सर्वे होता है, ये सिटीजन लेड सर्वे है, कंडक्ट किया जाता है एनजीओ प्रथम के द्वारा। ये कंडक्ट किया जाता है NCERT के द्वारा, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। अगेन ये हाउस होल्ड सर्वे है, घर घर जाके किया जाता है 2005 से। ये स्कूल बेस्ड सर्वे है, ये 1-on-1 ओरल असेसमेंट है, ये पेन पेपर टेस्ट है। इसमें ये कि हम क्या करते हैं, हर एक बच्चे को सैंपल करते हैं, चाहे वो स्कूल में हो चाहे स्कूल के बाहर हो। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे उन्हीं बच्चों को काउंट करते हो जो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में हो या फिर वो स्कूल में। ठीक है, इसके हम फोकस करते हैं फाउंडेशन स्किल्स पे, जैसे रीडिंग पे, मैथ्स पे। इस पे हम और स्किल्स पे ज़्यादा, मतलब कि वाइडर स्किल्स पे देखते हैं, चेक करते हैं बच्चों। अगेन जो ASA है वो सिर्फ रूरल एरियाज तक लिमिटेड है, जबकि जो दूसरा सर्वे है, जो NAS सर्वे है, वो बहुत रूरल और अर्बन एरियाज में क्या करता है, कंडक्ट कराता है। चलो 2020 की फाउंडिंग देखते हैं। चिल्ड्रन एनरोलमेंट क्या है, जरा देखा है कि जो बच्चे हैं वो प्राइवेट से अब थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं अक्रॉस हर एक ग्रेड के बच्चों, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो। चिल्ड्रंस नॉट कंटेड, ये बोला गया जो 5.3% जो रूरल चिल्ड्रन, जिन बच्चों की एज 6 से 10 साल है, वो अभी तक स्कूल में एनरोल नहीं हुए, इन कंपेरिजन टू जस्ट 1.8% रूरल। मतलब कि 2018 में 1.8% जो रूरल बच्चे थे वो एनरोल नहीं थे, लेकिन 2019 में 5.3% बच्चे एनरोल नहीं है। अगर हम देखा जाए लर्निंग मटेरियल एक्टिविटीज़ में उनका सेस कितना है, हाइयर परसेंट जो प्राइवेट स्कूल चिल्ड्रन है उनके पास ज़्यादा लर्निंग मटेरियल एक्टिविटीज़ है एज कम्पेयर टू जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में है। हाइवर देयर आर सिग्निफिकेंट वेरिएशंस बाय स्टेट इन द चिल्ड्रन स्पेस रिसीव। मतलब सिंपल बात ये है कि डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे डिफरेंट प्रोपोर्शन में जो मटेरियल है वो रिसीव करते हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020। अभी के यूनेस्को ने रिसेंटली पब्लिश करी है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020, जिसका नाम है इंक्लूजन एंड एजुकेशन ऑल मीन्स ऑल। फाइन, हम ज़रा देख लेते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं फॉर ई-लर्निंग। फाइन, ई-लर्निंग के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं देखो। प्लेटफॉर्म जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा सपोर्ट किए जा रहे हैं NCERT, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा, जैसे है ई-PG पाठशाला, ई कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। स्वम है, यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज लिए जाते हैं फॉर टीचर्स। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बेटर लर्निंग आउटकम्स प्रोवाइड करते हैं हायर एजुकेशन में। फाइन, इसके अलावा क्या है, कनेक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए इंस्टीट्यूशंस के द्वारा क्या क्या कंटेंट है। नेप्टल आपको पता होगा, अगर आपको बीटेक करा हुआ है उसको पता होगा नेप्टल के बारे में। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, नेशनल अकेडमिक डिपोजिटरी, तो ये कुछ है। इसके अलावा और कुछ इनिशिएटिव्स के, जैसे प्रधानमंत्री ई-विद्या इनिशिएटिव डिजिटल एजुकेशन के, जिसके अंदर हमने टॉप 500 तो हमारी यूनिवर्सिटी की, जो हमारी कंट्री जो 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको कवर किए हैं, वो ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया है बाय 30 मई विदाउट यूजी लाइसेंस। प्रज्ञा गाइडलाइंस है डिजिटल एजुकेशन के लिए बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्पेशल नीड्स कि वो यूज़ ऑफ ऑडियो बुक्स यूज़ करें, साइन लैंग्वेज प्रोग्राम यूज़ करें, एक्सेट्रा। फाइन, इसके अलावा जरा हम देख लेते हैं इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस क्या है फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4, इसका एम ये कि हमें क्या करना है, इंक्लूसिव और इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रमोट करनी है। 2006 का UN कन्वेंशन आया था ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये क्या करता है, हर एक बच्चे को राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो डिसेबल पर्सन हो। इसके अलावा आया था यूनेस्को का, ये स्पेसिफिक एजेंसी है UN की, जो जिसका एम ये कि पीस बिल्ड करना थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। इनके जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस और फ्रांस में है। ठीक है,
193 मेंबर्स हैं इसमें, इंक्लूडिंग इंडिया, और 11 इसके एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया के एफर्ट्स हैं सो दैट वो इंक्लूसिव एजुकेशन को अचीव करें। शेयर ऑफ जो टीचर्स हैं फ्रॉम SC इंक्लूड फ्रॉम, मतलब 2005 में जो टीचर्स SC कैटेगरी से बिलोंग करते थे वो 9% थे, जो इंक्रीज करके 13% है 2013 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया 2009 में, जिसमें हमने क्या किया था कि हर एक जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो 1 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए बच्चे से। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में, सो दैट हम क्या कर सके, हम हर एक बच्चों को मतलब कि इस तरह से बिल्डिंग्स को डिज़ाइन कर सके कि बच्चे असेस कर सके पब्लिक बिल्डिंग्स का और एजुकेशन फैसिलिटीज़ का। फाइन। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया 2020। अभी क्या है, जो स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2020 जिसका स्टेटस था टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उसको रिलीज की किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। फाइन। जरा हम देख सकते हैं जो हमारे इंडिया में टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का क्या क्या प्रोविजंस है। एक है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जो हमारा मेन फ्रेमवर्क है इसके लिए एजुकेशन के लिए। नेशनल पॉलिसी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, जो 2015 में रिलीज की गई थी, सो दैट हम अपने स्किल्ड वर्क फोर्स को क्रिएट कर सकें 110 मिलियन तक की 2022 तक। नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट के द्वारा एक नोटिफाई किया गया था नवंबर 2014 में कि हमें क्या करना है, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन में अपने एफर्ट्स को स्पीड अप करना है, और इसको NSDC को प्रोडक्ट लाया था 2015 में। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ITI सेक्टर को आपको पता है पॉलिटेक्निक्स हैं जो क्या करते हैं, लॉन्गर टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आई थी, जो हर एक स्कूल्स और कॉलेजेस को क्या करती है, वो करती है कि आपका कर सको अपने हर एक स्कूल कॉलेजेस में वोकेशनल एजुकेशन को भी क्या करो लेके आओ। फाइन। पढ़ते रिपोर्ट के बारे में, ये जो रिपोर्ट है किस पे फोकस करती है, TVET तक पढ़ चुके हैं, टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग पे, और सपोर्ट करती है कि विच हैज़ ऑलरेडी अनाउंस स्किल्स डेवलपमेंट एज अ की नेशनल प्रायोरिटी अंडर स्किल। बस सिंपल बात की कि बच्चों का थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत है, तो हमें बच्चों में स्किल्स इंडल्ज करनी है, और वो स्किल्स कैसे करेंगे, अगर हम बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और इसे हम अपने एजुकेशन में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये फोकस करती है प्रोग्रेस पे, अचीवमेंट्स पे, जैसे जो ऑनगोइंग एक्टिविटी थ्रू TVET प्रोविजन, डायरेक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब जरा हम पढ़ लेते हैं TVET के बारे में। यूनेस्को डिफाइन करता है TVET एज कंप्राइजिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू वाइड रेंज ऑफ ऑक्यूपेशनल फील्ड्स, प्रोडक्शन, सर्विसेज एंड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो टेक्निकल एजुकेशन है वो जनरली हायर एजुकेशन तक लिमिटेड रह सकती है। स्कूल एजुकेशन में सेकेंडरी लेवल में ही हम वोकेशनल एजुकेशन को पार्ट बनाएंगे। सिंपल बात ये कि वोकेशनल एजुकेशन मतलब कि आपको ट्रेनिंग देना, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देना, तो वैसे तो इससे हायर एजुकेशन का पार्ट होता है, लेकिन अब स्कूल्स में हम सेकेंडरी एजुकेशन का पार्ट बनाएंगे। रिलेटेड न्यूज़ है रिमोट लर्निंग रीचेबिलिटी रिपोर्ट जो रिलीज़ की यूनिसेफ के द्वारा। इस रिपोर्ट की फाइंडिंग ये है कि जो 3% बच्चे हैं स्कूल चिल्ड्रन के, वो अभी तक रीच नहीं है बाय रिमोट लर्निंग प्रोग्राम्स। मेनली क्यों तक वो अभी तक मतलब कि वो लर्निंग प्रोग्राम तक नहीं पहुंच पाए, बिकॉज उनके पास कमी है ड्यू टू लैक ऑफ नेसेसरी हाउस होल्ड एसेट्स और पॉलिसीज क्रिएट थ्रू दैट। ग्लोबली हर 4 बच्चों में से जो 3 बच्चे हैं वो रिमोट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं पहुंच सकते, कम फ्रॉम रूरल एरियाज एंड और इंडिया में सिर्फ 24% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है, सो दैट वो इलेक्ट्रॉनिक एजुकेशन जाकर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है एक सेकेंड, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ठीक है, न्यू गाइडलाइंस अभी इशू कर रखी है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के द्वारा। किसके द्वारा ये गाइडलाइंस इशू करी है, UGC के द्वारा, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। गाइडलाइंस किया तो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस है वो अलाउ किया है कि उनको कि वो अपने कैंपस अब किसी और कंट्री में क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं आफ्टर रिसीविंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो आप किसी और कंट्री में अपने कैंपस को सेटअप कर सकते हो। और अब ऑफशोर कैंपस के लिए क्या नॉर्म्स होंगे, क्या स्टैंडर्ड्स होंगे, वो सेम होंगे या फिर जो मेंटेन होंगे मेन कैंपस के लिए जो आपका सिमिलर कंट्री में। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस को परमिशन है कि वो अपने न्यू ऑफ को कैंपस को स्टार्ट कर सकते हैं मैक्सिमम 3 या 5 साल में एंड नॉट मोर देन 1 इन एन अकेडमिक ईयर। फाइन। वो जो ये काम कर रहा है तो इसका ये है कि जो गवर्नमेंट की जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये उसमें हमारा एम ये है कि हम क्या करना है, जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं वो दूसरी कंट्री में क्या कर सके, हम अपने कैंपस खोल सके, सो दैट हम अपनी इंडिया के एजुकेशन को इंटरनेशनलाइज कर सके, विच सेज दैट हाई परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी शुड बी एनकरेज टू सेटअप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की बात करना चाहिए। ये जो स्कीम थी इसको लॉन्च किया गया सो दैट गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट थी उसको इम्प्लीमेंट कर सके, सो दैट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को एम्पावर कर सके और वो उनको वर्ल्ड क्लास टीचिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूशन बना सके। 20 इंस्टीट्यूशन को सिलेक्ट किया गया जिसमें 10 पब्लिक है और 10 प्राइवेट है। फाइन।
इसके अलावा जो दिए इंस्टीट्यूशन है कुछ और बेनिफिट्स भी इंजॉय करते हैं, जैसे एडिशनल फंडिंग होगी, कंप्लीट एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन एटोनॉमी होगी, असेसमेंट पार्ट होगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को 1000 करोड़ तक की फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को कोई भी फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगी, तो ये आपको पता नहीं चाहिए। बाकी देख लेते हैं अभी कितना पड़ा हमारा थर्ड चैप्टर थोड़ा सा पेंडिंग है, कर लेते हैं। चलो एक काम करते हैं, इस पर्टिकुलर क्लास को स्टार्ट कंप्लीट करते हैं। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट रैंकिंग, ARII रैंकिंग, अभी के रिसेंटली ये रैंकिंग को अनाउंस किया गया है। ये रैंकिंग किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको रैंक करती है, या फिर यूनिवर्सिटीज़ को किस किस इंडिकेटर्स पे कि उस पर्टिकुलर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनोवेशन का क्या लेवल है, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या लेवल है अमंग स्टूडेंट एंड द फैकल्टी। 2020 की रैंकिंग में जो IIT मद्रास है उसको टॉप पोजीशन मिली है। इसके अलावा सेंट्रल फंडेड बेस्ट सेंट्रल फंडेड है, फॉलोड बाय द IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो बेस्ट है वो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है जो कि ओडिशा में है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे जो महाराष्ट्र में है उसको टॉप मिला है फॉर द स्टेट फंडेड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन। पहली बार 2020 रैंकिंग में स्पेशल प्राइस कैटेगरी मिली है फॉर वुमेन ओनली हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। ये फोकस करता है कि हम क्या कर सकें, क्वालिटी ऑफ इनोवेशन को बढ़ा सकें और रियल इम्पैक्ट को मेजर करता है, क्रिएटिव बाय दिस इनोवेशन नेशनली एंड द इंटरनेशनल। हम क्या करते हैं, जो ARII की रैंकिंग को 7 पैरामीटर्स में रैंक, देखो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। ये रैंक करता है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कि वहाँ पे इनोवेशन का क्या लेवल है। टॉप पोजीशन किसने बैक करी, IIT मद्रास ने। फिर उसके बाद प्राइवेट में किसने करा, कलिंगा में किया है, ठीक है। स्टेट फंडेड में किसने किया, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने किया, और पहली बार हमने किया जो वुमेन ओनली हायर एजुकेशन है उसको भी इन्वॉल्व किया। 7 का पैरामीटर्स होते हैं, एक तो इनोवेशन गवर्नेंस ऑफ इंस्टीट्यूशन है, सेकंड है बजट एंड फंडिंग सपोर्ट, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में, फोर्थ है अवेयरनेस प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर आइडिया जनरेशन इनोवेशन है, फिफ्थ है प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, सिक्स्थ है इनोवेशन लर्निंग मेथड्स एंड कोर्सेस है, सेवंथ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कमर्शियल, ठीक है। तो 7 पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट है एक्रेडिशन इंडिया। रिसेंटली क्या है, 600 यूनिवर्सिटी 25,000 कॉलेजेस को अभी तक इंडिया में ग्रेडेड नहीं मिला हुआ है। अब आपको पता है जो एक्रेडिशन है वो कौन करती है, नास करती है, दैट इज द नेशनल असेसमेंट एक्रेडिशन काउंसिल है। इस फाइंडिंग्स ये कि जो 26% इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अभी तक खुद ही नहीं अप्लाई करा एक्रेडिशन के लिए, बिकॉज वहाँ पे परमानेंट फैकल्टी नहीं है, और 5.5% इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जिनके पास परमानेंट हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही नहीं, मतलब कि जो HOD होता है, ये जो VC है वही नहीं है, ठीक है। 22% जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वो इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनके खुद के ही पुअर ग्रेड्स हैं। नास एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया अंडर द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। ये क्या करता है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या जो और इक्वलेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको क्या करता है, असेस करता है, ग्रेड करता है, सो दैट हम वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन को रन कर सकें। 2017 में क्या किया था, जो एक्रेडिशन फ्रेमवर्क था उसको क्या किया था, रिवाइज किया था, इंट्रोड्यूस किया था, सो दैट हम क्या कर सकें, टू मेक एक्रेडिशन ICT इनेबल्ड, ऑब्जेक्टिव, ट्रांसपेरेंट, स्केलेबल एंड रोबस्ट। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। सबसे पहले निष्ठा, हम हमारी बात करते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर फॉर। सिंपल बात है, जो निष्ठा है ट्रेनिंग करेगी, टीचर्स को प्रोवाइड करेगी। ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया कोविड-19 पैंडेमिक में। निष्ठा को लॉन्च किया गया था अंडर द समग्र शिक्षा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है, किन के लिए, सो दैट हम स्कूल एजुकेशन को क्वालिटी इंप्रूव कर सके। वो कैसे करेंगे, थ्रू इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। इसमें हम क्या करते हैं, टीचर्स और जो स्कूल प्रिंसिपल्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज को बिल्ड करते हैं एलिमेंट्री स्टेज पे। इसका में कि हम 42 लाख टीचर्स को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। रोड मैप फॉर NCERT फॉर द 2021। NCERT रोड मैप को डिजाइन किया गया, बाहर ये दिमाग में रखते हुए कि किस तरह से हम क्या करेंगे, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरिशन मिशन को सेटअप करेंगे अंडर द आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। मिशन का जो एम है कि हर एक जो स्टूडेंट जो ग्रेड 5 में है या ग्रेड 5 से जाके है वो क्या करे, फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरिसी को अचीव कर सके 2025 में। सिंपल बात है कि जो क्लास 5 का बच्चे उससे ऊपर है उसको जो मतलब कि नॉर्मल अल्फाबेटिक्स और जो मतलब कि जो जोड़ भाग है ये सब आना चाहिए, ठीक है। अंडर दिस जो NCERT वो क्या करता है, इन्फोग्राफिक्स को प्रिपेयर करता है, पोस्टर प्रेजेंटेशन हर सबको प्रिपेयर करता है और एक्सप्लेन करता है ईच ऑफ द लर्निंग आउटकम फॉर ईच सब्जेक्ट एंड द ग्रेड फॉर क्लासेस 1 to 5 बाय अक्टूबर दिस ईयर। नेक्स्ट है स्टूडेंट लर्निंग एनहेंसमेंट गाइडलाइंस। यस, ये जो गाइडलाइंस रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, NCERT ने इस गाइडलाइंस को प्रिपेयर करी है सो दैट जो गैप रह रहा है, जो लर्निंग का मतलब कि स्टूडेंट्स के बीच में ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लॉकडाउन, उसके जो इश्यूज उनको एड्रेस कर सके। ये गाइडलाइंस क्या करेंगे, बच्चों की हेल्प करेगी जो ऑनलाइन लर्निंग नहीं कर पा रहे हैं या जो अपने घर पे नहीं सीख पा रहे हैं। इसमें जो NCERT है आपको पता नहीं, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1961 में सेटअप किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो दैट वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सके ऑन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम फॉर द, सो दैट हम स्कूल एजुकेशन को क्वालिटी इंप्रूव कर सके। नेक्स्ट है युक्त, दैट इज द यंग इंडिया कॉम्बाटिंग कोविड विद नॉलेज,
टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेकंड वेब पोर्टल, इसको लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। सिंपल है, इसमें क्या करेगा, कुछ टेक्नोलॉजीज है, सिस्टमेटिक इसमें टेक्नोलॉजीज है जिसमें कमर्शियल पोटेंशियल एंड इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स इन अवर हायर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है समर्थ स्कीम, दैट इज द एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। समर्थ ईआरपी समर्थ एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र में, सो दैट हम कर सके टू ऑटोमेट प्रोसेस ऑफ इंस्टीट्यूट। ये एक ओपन स्टैंडर्ड ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है, सिक्योर स्केलेबल और इवोल्यूशन प्रोसेस ऑटोमेशन इंजन है फॉर यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। ये क्या करता है, फैकल्टी स्टूडेंट और स्टाफ की जो मतलब यूनिवर्सिटी पे जो नीड्स है उनको पूरी करता है, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी करेगा। कैसे प्रोडक्टिविटी अच्छी करेगा, उनको बेटर वे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, मैनेज करेगा, और वो इजीली क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं वो इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको डेवलप किया किसके द्वारा, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा अंडर नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम। लास्ट जो है इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल 3, इसको एस्टेब्लिश किया किसके द्वारा, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा 2018 में। मेजर फोकस इसका यही था कि हमें क्या करना है, लोकल इनोवेशन सिस्टम को क्रिएट करना है, स्टार्टअप सपोर्टिंग मैकेनिज्म को क्या करना है, क्रिएट करना है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, इंस्टीट्यूट को प्रिपेयर करना है फॉर ए अटल इनोवेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन अचीव बनेंगे, जो भी हमने पढ़ा ARIO रैंकिंग के लिए। सो फॉर इंडियन इनोवेशन काउंसिल को हमने एस्टेब्लिश किया है 1700 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। हाईवर हम अभी इसको 5000 हायर एजुकेशन में डेवलप करेंगे अंडर, मतलब कि जो ये काउंसिल है 1700 इंस्टीट्यूशन में ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है और 5000 में हमको टोटल करना है। ठीक है, तो अगर अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आया लाइक करना, कोई डाउट कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।